लिए जब तक चुनाव नहीं हो जाता, क्योंकि लोकसभा तो काम कर ही रही है। लोकसभा काम क्या है, कानून बनाना, कानून तो बन ही रहे हैं, एक सीट के कारण से कानून रुक नहीं रहे हैं, है ना। लेकिन 6 महीने के अंदर वहां पर जो है चुनाव कर लिए जाते हैं, और 6 महीने बाकी हो तो फिर आखिरी रोक दिए जाते हैं, आखिरी 6 महीने बाकी है तो रोक भी दिया जाता है। इस दौरान यदि उस सीट की बात करें तो वो वैकेंट रहती है, कानून बनता रहता है। संसद या विधानसभा में दोनों ही जगह अपना अपना कानून बनता रहता है, क्योंकि बाकी लोग तो है ना कानून करने के लिए, बस उस सीट पे काम नहीं हो रहे होते हैं, रुक जाते हैं उनके काम, जो विधायक या सांसद के रहते हैं उस सीट के, वो काम रुक जाते हैं 6 महीनों के लिए, नए के लिए वेट करना पड़ता है। फिर उसके बाद चेतन के क्वेश्चन पे आते हैं। चेतन बोलता है कि यदि बीजेपी कांग्रेस मान लीजिए दोनों के वोट बराबर आ गए, जैसे लोकेश का क्वेश्चन था ना, तो बोले किसकी सरकार बनेगी, मैंने बोल दिया कि गठबंधन की सरकार बनेगी, जिसका गठबंधन स्ट्रांग होगा उसकी सरकार बन जाएगी, गठबंधन की सीटें जिसकी ज्यादा होगी। अब अगर इन द केस गठबंधन भी बराबर आ जाता है तो क्या होगा, तो यहाँ पर फिर गठबंधन की जो पार्टी होती है ना, उसके साथ साथ तीसरे और रहते हैं जो इंडिपेंडेंट विधायक रहते हैं या सांसद रहते हैं, वो किसी पार्टी के नहीं होते, स्वतंत्रता पूर्वक खड़े होते हैं, कई लोग सच में जीत भी जाते हैं ऐसे। यदि आप इलेक्शन का देखोगे, मध्य प्रदेश इलेक्शन की सीट देखोगे, तो वहां पर अदर करके निर्दलीय प्रत्याशी दिखेंगे। निर्दलीय मतलब जो कोई बिना दल के लड़ रहे थे, इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे और जीत भी जाते हैं। देखो एमपी इलेक्शन 2018 रिजल्ट, तो इधर रिजल्ट देखोगे जब आप 2018 के, तो आपको पता चलेगा कि कुछ निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। यहाँ देखो ये लिखा हुआ है बीजेपी के 122 अदर्स। अच्छा ये लीड में दिखा रहा है रे, विक्ट्री बताओ रे, रिजल्ट ये विक्ट्री। इंडियन नेशनल कांग्रेस 40% जीती, कितनी 114 सीट जीती, पुरानी बता रहा हूँ जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, 114 सीट जीती। बीजेपी को 109 सीट मिली, बहुजन समाजवादी को 2 मिली, समाजवादी पार्टी को 1 मिली, और इंडिपेंडेंट 4 जीते, जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। अब जब दोनों की, अगर मान लीजिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों की जो है गठबंधन की सरकार की बराबर सीट आती है, तो अब ये किसको साथ में लेने की कोशिश करते हैं, ये बोलते हैं जो अन्य जीते हैं ना उनको साथ में ले लो 4 को, ताकि बहुमत मिल जाए। तो ये उनको फिर लालच दे देते हैं, भाई साहब 3 करोड़ मिलेंगे, समर्थन दे दो, भाई साहब आपको ई वाला विभाग दे दिया जाएगा, समर्थन दे दो। तो फिर वहां पर खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है, जो पार्टी उन जो निर्दलीय उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि फिर वो बिना दल के लड़े थे और जीत भी गए, तो वो पार्टी फिर जो है उनको खरीद लेती है एक तरह से, और उनको जो है फिर लालच देकर अपना समर्थन ले लेती है और सरकार बना लेती है। अगर वो, और उनको देते ही रहना पड़ेगा 5 साल, जहां भी नहीं दिया और वो खफा हो गए अपना समर्थन वापस ले लेंगे, सरकार गिर जाएगी। तो ऐसा होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई भाई उसके इसमें तो साथ, राजनीति चल जाती है। हाँ राजनीति, यही तो राजनीति है, यही तो राजनीति है बिल्कुल, इसलिए बोलते हैं ये गंदी राजनीति है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है, पार्टी सरकार बनाने के लिए करती है ऐसा। भैया अगर कोई उसके साथ गठबंधन नहीं बनाना चाहे तो, बिल्कुल कई बार ऐसा भी होता है, छोटी पार्टियां मना कर देती है हम गठबंधन नहीं करेंगे, तो अब फिर क्या करती है, फिर सरकार क्या करती है, सरकार जो भी जिसको भी मेजोरिटी मिलती है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, किसी प्रदेश में जो बहुमत की सीटें थी वो 110 थी, 110 थी, किसी पार्टी को 100 मिली, किसी को 90, किसी को 80 ऐसी मिली, कोई भी 110 नहीं छू पाया। तो वो 90 वाली 100 वाली क्या करेगी, उसकी कहीं से भी दूसरी पार्टी समर्थन दे दे, जैसे अन्य वगैरह 60 दे दे, 10 तक 20 हो तो उसको बहुमत मिल जाए। अब किसी ने उसके साथ देने से मना कर दिया पहली पार्टी से, तो वो क्या करेगी, वो दो काम कर सकती है, या तो वो अपनी सरकार बना ले, राज्यपाल को बोल दे कि हम सरकार बनाएंगे, हम बहुमत साबित कर देंगे। अब वो जब ऐसा बोल देगी तो वो उसको मुख्यमंत्री बन जाएगा उसका, और जैसे ही विधानसभा में जाएंगे और वोटिंग हुई और किसी तरह से उसको दिन में उसने किसी को पटा लिया अपने बाहरी लोगों को कि, और 110 वोट हो गए, तो उसकी सरकार जीत गई, फिर उसकी सरकार बनी रहेगी। इन केस अगर वो 110 वोट नहीं ले पाता है, तो अगले ही दिन, एक दिन आज शपथ ली, कल उसको बहुमत साबित करना है सरकार, विधानसभा या संसद में, जैसे विधानसभा का ले लेते हैं उदाहरण, विधानसभा में अगर बहुमत साबित करना है और 110 सीट वोट नहीं मिल पाया उसको, अगले दिन ही सरकार गिर जाएगी, अगले दिन ही, जैसे ही वोट नहीं डल पाए सरकार गिर जाएगी। फिर उसके बाद किसको मौका मिलेगा, जो सेकंड नंबर की पार्टी जिसके 90 सीट थी, उसको मौका मिलेगा। अगर वो चाहे तो एक्सेप्ट कर ले सरकार बनाने का दावा, तो फिर से उसका मुख्यमंत्री जो है वो शपथ ले लेगा, और फिर जुगाड़ तुगाड़ करेगा कि 110 हो जाए। नहीं हो पाता है तो उसकी सरकार भी गिर जाएगी। नॉर्मली क्या करते हैं दल, अगर जुगाड़ नहीं हो पाती ना तो सरकार बनाते नहीं है, क्योंकि फिर फजीहत होती है कि एक दिन का मुख्यमंत्री,
13 दिन की सरकार, 11 दिन की सरकार हुआ है भारतीय इतिहास में ऐसा। क्योंकि जैसे बन गए प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री, और उसके बाद जब बहुमत साबित करने के सब टाइम आया तो वहां पर फेल गए, तो वहां पर सरकार गिर जाती है। अ, ऐसा हो चुका है बहुत बार भारतीय इतिहास में। और कुछ किसी को पूछना हो? भैया राजदूत खुशी पूछ ले, फिर उसके बाद चेतन पूछ लेगा। भैया राजदूत किसी पार्टी के होते हैं? नहीं, राजदूत जो है वो आईएएस अफसर ही बनते हैं ज्यादातर केस में। आईएएस अफसर जो है वो एक विशेष प्रकार के ओहदे से राजदूत बन सकते हैं। इंटरनल एंट्री होती है उनकी, जब एक बार बन जाते हैं आईएएस तो उनकी अगर सेवा अच्छी है तो उनको फिर राजदूत के पद पर अपडेट कर दिया जाता है उनकी काबिलियत के आधार पर। तो किसी पार्टी से नहीं होते, अधिकारी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। हाँ, ये जरूर आया है अभी के इतिहास में, कुछ राजदूत पहले राजदूत रहे थे और अब जो है वो किसी पार्टी के मंत्री जरूर बन गए। उदाहरण के लिए अभी के वर्तमान के हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो पहले राजदूत रह चुके हैं चाइना में। तो एस विजय शंकर जी अभी हैं विदेश मंत्री, विजय शंकर जो भी हैं, वो जो है राजदूत रह चुके हैं पहले। नाम तो मेरे को, मैं पहले से वीक हूँ नाम में तो। आप पूछिए था। भैया हम्म। अगर कोई पार्टी चुनाव के बीच में पैसे खिला के लोगों को वोट लेती है तो उसका कौन सा अधिकारी निरीक्षण कर रहा था कि कोई पैसे खिला के वोट ना ले? चुनाव ए, आयोग। चुनाव आयोग की ही जिम्मेदारी बनती है। चुनाव आयोग कई बार तो कैंडिडेट्स की रैली में जाकर वीडियो रिकॉर्डिंग तक करता है कि देखो भाई साहब ये इस पे अगर कोई शक है किसी पे, तो चुनाव आयोग उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग तक कर सकता है। दिन भर उसके साथ कैमरा मैन रहेगा ताकि वो किसी को पैसे ना बांटे। तो चुनाव आयोग का काम है। लेकिन अब कैंडिडेट इतने सारे हैं, इतनी बड़ी विधानसभा है, कैंडिडेट के ऊपर कैमरा रख सकते हो ना तुम। कैंडिडेट के जो छुटभइये नेता है उन पर तो कैमरा नहीं रख सकते हो। वो छुटभइये नेता जो है वो पैसे बांट देते हैं पीछे से जाके, या शराब बांट देते हैं। तो चुनाव आयोग कितना कर पाएगा, लोगों को ही ईमानदारी दिखाना पड़ेगी, तो वो पॉसिबल नहीं है अभी। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में वो तो हो ही रहा होता है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है वैसे ही, चुनाव आयोग तय तो भैया करता इसका कोई रास्ता नहीं है? है। इसका कोई रास्ता नहीं है। इसका रास्ता बस यही है कि लोग समझदार हो जाए, शराब पी भी लें, पैसे ले भी लें और वोट भी ना दें। पता थोड़ी ना चल रहा है, उनको डराया जाता है बेटा वहां पर मशीन लगी हुई है, हमको पता चल जाएगा तूने हमको वोट नहीं दिया था और नहीं आया वोट तो फिर सोच लेना तेरी हालत क्या होगी। तो वो बेचारा डर के उनको वोट देता है। लेकिन ऐसा कोई भी वो नहीं है, वहां पर कैमरा जा ही नहीं सकता जहाँ वोट दिया जाता है। वो मशीन में पता चल ही नहीं सकता किसने क्या वोट दिया। तो पैसे रख लो और वोट भी ना दो ऐसे व्यक्ति को। ऐसा करना चाहिए, या फिर पैसे लेने से साफ मना कर दो, और वो इंडिया में पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि सभी व्यक्ति लेना चाहेंगे पैसे। और कोई क्वेश्चन? भैया निर्वाचन आयोग क्या काम करते हैं? निर्वाचन आयोग के काम, निर्वाचन आयोग को ही दूसरे शब्दों में आप चुनाव आयोग बोल सकते हैं। चुनाव, जो चुनाव करवाने का काम होता है उसी को हम अच्छे शब्दों में निर्वाचन आयोग बोलते हैं। जो चुनाव करवाने, उसका काम है भारत में चुनाव करवाना और चुनाव के दौरान धांधली को रोकना। तो चुनाव जब आते हैं, जैसे आज ही अभी की न्यूज चल रही है, चुनाव आयोग ने या निर्वाचन आयोग ने जो है यूपी में जो है इलेक्शन घोषित कर दिए हैं। तो यूपी में इलेक्शन डेट की आ गई है, आज ही जस्ट अभी की न्यूज है, देखना है असेंबली न्यूज, ये अभी 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 चल रही है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होना है। अभी आप देखोगे आजकल के पेपर में ये न्यूज आएगी कि यूपी इलेक्शन की घोषणा कर दी है। असेंबली इलेक्शन 2022 7 चरणों में होंगे, 5 राज्यों के चुनाव, 10। ये चुनाव आयोग ने किया है, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, उसने जो है वो ये घोषित करता है। और जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, अब जो है आचार संहिता लग जाएगी राज्य में। जैसे ही निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग ने राज्य में चुनाव की घोषणा की, अब लग गई वहां पर आचार संहिता। आचार संहिता क्या होती है? आचार संहिता में अब जो है ये लोग जितने काम पहले शुरू कर चुके ना, यहाँ की रोड बनना है, यहाँ की रोड बनना है, यहाँ ब्रिज बनना है, ये होना है, जितने हो चुके हैं, आदेश दे चुके हैं, बस वही रोक लग जाएगी। अब कोई नई योजना नहीं बना सकते, ना नई योजना लागू कर सकते हैं। कब तक? जब तक चुनाव हो नहीं जाते। तो ये आचार संहिता कब तक लगी रहेगी? अभी से शुरू होगी और जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाते, जब तक ये लगी रहेगी आचार संहिता। अब नए काम बिल्कुल बंद। नहीं तो क्या होगा अगर आचार संहिता नहीं लगेगी? सरकार क्या करेगी, एंड टाइम पे सड़कें अच्छी बना देगी, पानी दे देगी, लोग लालच में जाएंगे, बोले अच्छी सरकार है वोट दे दे। तो आचार संहिता जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, वैसे ही जो है
वो बंद, आप नया काम कुछ नहीं करोगे। हाँ, पुराने जो काम है वो चल सकते हैं, तो सरकार इसका भी फायदा उठाती है। योगी, जैसे अभी योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो वो सरकार ने पहले ही आदेश निकाल दिए फटाफट, ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ, तो चुनाव के दौरान भी काम चल रहा होगा। तो सब चीज की जुगत लगा देते हैं नेता, सब चीज उनके पास कोई ना कोई तरीका है जुगत लगाने का। तो यूपी में इलेक्शन घोषित कर दिया। निर्वाचन आयोग का काम है किसी भी पूरे देश में आम चुनाव अच्छे से करवाना, राज्यों में चुनाव अच्छे से करवाना, और जो ग्रामीण चुनाव, ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं या फिर जो नगर निगम के चुनाव होते हैं, उन्हें भी कंडक्ट जो है वो चुनाव आयोग करवा रहा होता है। देश का चुनाव आयोग होता है, उसकी ब्रांचेस होती हैं हर राज्य में, जो कि राज्यों के राज्य चुनाव और ग्रामीण ग्राम पंचायत चुनाव होते हैं, वो सभी जो है वो राज्य की निर्वाचन आयोग जो है वो करवा रहा होता है, या चुनाव आयोग जो है वो करवा रहा होता है। दोनों के एक ही नाम है, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग सेम है, सेम ही वो है। और कुछ किसी को? भैया हाँ कशिश। वो कल आपने बताया था ना, कार्यपालिका में जो राज्य सरकार होती है, वो आपने वीडियो बताई थी। उसमें मतलब जो सदन बैठी थी वो कहाँ कहाँ पर है? कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की सदन भोपाल में ही है। भोपाल में अगर आप बिरला मंदिर जाएंगे तो रास्ते में आपको विधानसभा दिखेगी, वहां पर बैठते हो। उसका अनफॉर्चुनेटली लाइव टेलीकास्ट नहीं होता, संसद का होता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों टीवी पे देख सकते हो आप, लेकिन विधानसभा का नहीं होता है लाइव टेलीकास्ट। करना चाहिए इनको, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं होगी इनके भैया पास। हाँ, नॉर्मली ये नॉर्मली लोग राज्यों की विधानसभा राज्यों की राजधानी में होती है। मध्य प्रदेश की भोपाल में होगी, उत्तर प्रदेश की लखनऊ में होगी, दिल्ली की दिल्ली में होगी, महाराष्ट्र की जो है वो मुंबई में होगी। महाराष्ट्र की मुंबई है ना राजधानी, मैं इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा हाँ हूँ। भैया, और गुजरात की गांधीनगर, तो गांधीनगर में होगी। राजस्थान की, जयपुर। हाँ, तो वहीं पर उसकी विधानसभा भी होगी। अब पूछ। भैया ये लोकसभा राज्यसभा संसद में ही होती है ना, तो अलग अलग होती है कि सीटों पे कपड़ा हाँ बिछाते हैं? चलो देख लेते हैं। अलग अलग होती हैं, एक ही टाइम पे दोनों काम कर रहे होते हैं। देखो लोकसभा कैसी दिखती है। अभी नई लोकसभा आने वाली है, मतलब नई बिल्डिंग बन रही है, ये पुरानी हो गई ना, तो नई बन रही है अभी। मैं बता दे रहा हूँ, ये संसद का ही फोटो लगा अपने, ये ऐसे पिलर दिख रहा है ना, ये आपको वेबसाइट पे जो इतने अच्छा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, ये वाला जो है ये फोटो संसद का है। इसके अंदर जो है वो राज्यसभा लोकसभा दोनों के अलग अलग हॉल रहते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको, एक वीडियो मिल जाएगा इसमें संसद का। इंडियन पार्लियामेंट करके अगर अपन यूट्यूब पे लिखेंगे या सर्च करेंगे तो मिल जाएंगी चीजें। वो पार्लियामेंट के अंदर का भी वीडियो बता देंगे, हालांकि पूरा नहीं देखिए पार्लियामेंट। ये नया बन रहा है, ऐसा बनेगा अपना। ये राज्यसभा टीवी ने पूरी थ्योरी बना के ली, 1 घंटे के अंदर आप पूरा देख लोगे कि इंडियन पार्लियामेंट कैसा दिखता है। बहुत अच्छी वो है वीडियो, अगर इंटरेस्ट आ रहा हो। राष्ट्रपति भवन के ऊपर भी बना के रखा है इन्होंने, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, यूट्यूब पर दिख जाएगा। ये अंदर का सीन है ना, अंदर से ऐसे दिखती है। वीडियो मैंने बंद करके, ऑडियो बंद करके रखा है। ये अंदर देखो, लकड़ी से कितनी जबरदस्त कार्विंग की गई है, शेर शेर बनाए गए हैं। ये सभापति यहाँ बैठते हैं, पिलर्स पे ऐसी लकड़ी की ऐसी कार्विंग है। बहुत बड़ी वीडियो है, मैं सारी नहीं दिखा रहा हूँ। ये सीटें ऐसी, हम बंद ही कर देता हूँ मैं, कोई मतलब नहीं, मैं बता देता हूँ। ये अशोक स्तंभ है, 4 शेर बताए गए हैं इसमें, सारनाथ से लिया गया है इसका चिन्ह जो है। और ये इस तरह से होती है लोकसभा हमारी। ये पुरानी उसकी फोटो है सेक्रेटरीट की, सचिवालय है ये हमारी संसद है। ये गोल 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 है जो, ये सेक्रेटरीट है, सचिवालय है, अंग्रेजों ने बनाया था सर। तो ये सेंट्रल हॉल है, ये वाला जो देख रहे हो ना, संविधान की पुस्तकें रखी हुई हैं पूरी। ये राज्यसभा की सीटें हैं, ये राज्यसभा की सीटें, अंदर ऐसा दिखता है वो। तो दोनों हॉल अलग अलग हैं। सामने से ये लोकसभा की थी, और ऐसे बटन लगे रहते हैं, बटन लगे थे ना जो आपने देखे, हर सांसद की वोट देने के लिए इनकी सीट पर ऐसे 4 बटन लगे रहते हैं। देखो आएगा वो,
ये ऐसे 4 बटन लगे रहते हैं, Laws are made here empowering even the ये 4 weakest बटन है। against आइस, strongest. नोज, एब्सेंट, टोटल और टाइम, ये ऐसे 4 बटन रहते हैं। प्रेस आइस नोज, आइस मतलब यस में, नोज मतलब नो में, और एक और है अबॉर्ड, क्या लिखा हुआ है, एब्सेंट। एब्सेंट रहता है तो जाहिर सी बात है एब्सेंट वाला बटन कर्मचारी दबा देता है। The Parliament House is a mirror, इस तरह से दिखती है हमारी reflecting an संसद ancient, बाहर ethically से। diverse अनफॉर्चुनेटली civilization मैं नहीं गया to हूँ a आज तक, modern हालांकि अपन जा centralized सकते हैं, कोई भी आम parliament. नागरिक इनविटेशन पे या फिर उधर संसद की देखने के लिए इनविटेशन के बाद, बिना उसके नहीं, सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं। भीमराव अम्बेडकर, हमारी संसद जो है उसके बारे में बता रहे हैं। ये इंडिया गेट, पूरा ये इंडिया गेट के जस्ट जाते जाते हैं, ये राष्ट्रपति भवन होगा शायद। हाँ ये राष्ट्रपति भवन है, पूरा सिटी जैसा बनना है, वहां पर सचिवालय भी To है, the ये inside, this राष्ट्रपति vast भवन है। Rashtrapati Bhavan estate. राष्ट्रपति भवन आखिरी बिल्डिंग है उस पथ की, इंडिया गेट के आगे सीधे सीधे पड़ता है वो, पूरा ऐसा वो बना हुआ है, अंग्रेजों ने बहुत सोच समझ के उसकी डिजाइनिंग की थी। ये पुराना फोटो है जब बन रही थी लोकसभा Finally, the उस टाइम design का of है। a circular shaped building was chosen to shape the Parliament of India. तो ये वीडियो पड़ा हुआ है यार, 1 घंटे का है, मैं सारा नहीं दिखा सकता। लोकसभा ऐसे दिखती है, ऊपर प्रेस से बैठते हैं लोग बाग, आम आदमी में भी बैठ सकते हैं अगर प्रेस का कार्ड है वहां पर तो आपके पास। इस तरह की सीटें होती हैं, सबके पास वोटिंग के लिए बटन लगे रहते हैं। ये लोकसभा थी, ऊपर सब प्रेस से बैठते हैं। बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ये सीट रहती है, पीछे से आते हैं सभापति, यहाँ काम करने वाले लोग बैठते हैं। ये खाली उसकी फोटो है, छत का फोटो है, ये नॉर्मली नहीं देखने का मिलेगा आपको नॉर्मल प्रोसीडिंग में। क्या वो लोग जाने देते हैं वो आसानी से? नहीं, आम आदमी नहीं जा सकता इतनी आसानी से, आपको इनविटेशन या फिर कोई पत्रकार होना पड़ेगा, या पत्रकार का कार्ड होना चाहिए आपके पास, तभी जा सकते हो आप। क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट के बाद थोड़ा सा पाबंदी लगाती है, हर कोई नहीं जा सकता संसद में। 2002 या 3 में जो है हमला हो गया था, 1 2 3 भाई डेट नहीं याद रहती यार, माफ करो। इस पर पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था। Besides continuing to support work on panels on the upper lobbies with journalists, आतंकवादी संसद के अंदर नहीं घुस पाए diplomats थे, and other guests. बाहर ही उनको जो है वो There are खदेड़ दिया 35 गया building था। designs on the अगर हमें woodwork जाना है that तो you can see on 2 the रास्ते हैं, chamber. या तो सरकार आपको किसी प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करो सरकार के, जैसे लोक संसद, उसको उसके तहत आप जा सकते हो अगर Side चूज करते हो panels तो, and the crest. या फिर आप दिल्ली में जुगाड़ से भी जा सकते हो। बिल्कुल, कितना अच्छा हॉल है ना, देखो कितना बड़ा हॉल है। मैं सारी चीज नहीं दिखा रहा हूँ अब। तो उसी संसद में जो है दोनों ही अलग अलग हॉल होते हैं, In this busy space, there are special boxes reserved. और एक साथ दोनों ही प्रोसीडिंग चल रही होती हैं। प्रेसिडेंट हाउस की भी बना के रखी है इन्होंने, पूरा मैप है प्रेसिडेंट हाउस का, तो देखो, तो ये भी देख सकते हो आप, देखना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर इंडिया राष्ट्रपति कैसे रहते हैं, कितने आलीशान तरह से रहते हैं, वो एक अपने आप में। तो चलो, और किसी को कुछ क्वेश्चन? नहीं है क्वेश्चन? वाह, चलो। तो आप लोग अब मेरे ख्याल से संसद और विधानसभा में फर्क समझ गए हो। संसद 2 होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यों की विधानसभा अलग होती है, विधानसभा के साथ साथ कई राज्यों में विधान परिषद का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन विधान परिषद कंपलसरी नहीं है, कुछ ही राज्यों में है वो, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, नहीं पढ़ा जाता है। उसके बाद नगर निगम और नगर पंचायत भी होती हैं, तो वो आप सभी जानते हो, वो स्टेट की जगह जिले की होती हैं, एक पर्टिकुलर जिले के लिए होती हैं वो, है ना। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ये जरूर समझो, ये अपन ने कार्यपालिका देखी है, सेम केस न्यायपालिका के साथ भी होता है। देश की एक न्यायालय होती है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, फिर राज्यों की प्रमुख न्यायालय होते हैं, उनको हम हाई कोर्ट बोलते हैं, और जिलों की भी न्यायालय होती हैं जिन्हें हम जिला न्यायालय बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, डीसी शॉर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जिला न्यायालय, फिर उसके बाद हाई कोर्ट राज्यों के, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो कोई भी लड़ाई इन 3 लेवल पे लड़ी जाती है। हमारे से किसी के जो है वो हत्या हो गई, हमारे खिलाफ अगर केस चल रहा है, तो हम जो है कहाँ जाएंगे, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारे खिलाफ केस चलेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हमारी सुने बिना हमको सजा दे दी, फांसी, हत्या करिए फांसी, सुने ही नहीं, देखते से फांसी दे दी, तो हम फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। भाई साहब मैं उस दिन तो उधर था ही नहीं, मेरे को जबरन में फांसी दे दी, तो हाई कोर्ट देखेगा, सबूत देखेगा, गवाही होगी, तरह तरह की डेट्स आएंगी, सामने वाला पक्ष बोलेगा, आप बोलोगे, गवाही फिर से तय होगी, और उसके बाद जो है हाई कोर्ट तय करेगा कि नहीं तूने करी है फांसी, फिर से फांसी दे दी उसने।
और फिर जो है फिर हम अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि भाई साहब नहीं मारा मैंने किसी को, जबरन में आरोप लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट देखेगा, अगर उसमें सबूत सही पाया गया तो सुप्रीम कोर्ट फांसी को कंटिन्यू करेगा और फांसी दे दी जाएगी। उसके बाद मेरी एप्लीकेशन जाएगी राष्ट्रपति के पास कि फलाने बंदे ने इस बंदे को इसी तरह से कृत्य किया है, इस बंदे को इस तरह से मारा है, इसको फांसी देना है, इसके ऑर्डर पे साइन करो। राष्ट्रपति चाहे तो उस पर साइन तुरंत कर दें, राष्ट्रपति चाहे तो दया याचिका जो है वो मेरी मंजूर कर सकते हैं कि भाई साहब दया कर दो, गलती हो गई, अब नहीं करूंगा और मुझे जो है मौत मत दो। तो अगर राष्ट्रपति चाहें तो उसकी दया याचिका को स्वीकार कर सकते हैं और फांसी को कन्वर्ट कर सकते हैं आजीवन कारावास में। तो वो बच्चा को फांसी नहीं दी भैया जाएगी लेकिन वो जिंदगी भर जेल में रहेगा। दया याचिका ऐसे ही थोड़ी ना मतलब दे सकते हो, उन्हें कारण भी तो देना होगा कि मैं इस वजह से हाँ दया हाँ याचिका स्वीकार हाँ। कर रहा हूँ। एक्चुअली उस पूरे केस पर स्टडी की जाती है किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा। गृह मंत्रालय का एक मुद्दा है ये। गृह मंत्रालय पूरी स्टडी करता है और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय के थ्रू गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री दोनों आपस में सहमत होते हैं और राष्ट्रपति को बोलते हैं भाई साहब ये बंदा ऐसा ऐसा है, दया याचिका खारिज मत करना, है ना। तो राष्ट्रपति फिर मना कर देते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति को इतनी पावर तो है कि जरूरी नहीं अगर उसको कारण बताना उसकी स्वेच्छा के ऊपर है, जबरदस्ती नहीं है उसको कानून बताने के लिए, मतलब कारण बताने के लिए। वो चाहे तो बिना कारण भी किसी के दया याचिका स्वीकार कर सकता है, कंपलसरी नहीं है, उसकी मर्जी है, स्वेच्छा है। अगर वो चाहे तो कारण बता सकता है, नहीं तो जबरदस्ती नहीं है। इतनी इतनी शक्ति तो दी हुई है। हाँ, अब अभय का भैया क्वेश्चन। अगर उनके परिवार से ही कोई निकले तो फिर उन्हें देना पड़ेगा ना। हाँ, ये हो सकता है कि कारण मांगा जा सकता है। फिर कैसे जाएंगे भैया? वो तो डेट पे डेट क्यों देते हैं फिर, मतलब वो टालते क्यों रहते हैं? टालना मजबूरी होती है कई बार जो है। केस केस पे डेट क्यों मिलती जाती है? टालना मजबूरी हो जाती है। जैसे अभी का केस में मान लो एक बच्ची के लिए जो है मैं केस पे गया हुआ था, उसका स्कूल का रिकॉर्ड वेरीफाई करवाना चाहिए, करना था कोर्ट में। तो मैं गया था स्कूल का रिकॉर्ड लेके, लेकिन सामने वाला वकील ही नहीं आया, तो अगली डेट मिल गई। वकील जब आया नहीं, अब उसने क्या बहाना बनाया होगा? उसने बोल दिया कि मैं मेरी तबीयत खराब थी। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है हो सकता है टाइम ना मिला, तो केस स्टडी ना कर पाया हो, उसके खिलाफ कोई सबूत ना इकट्ठे कर पाया हो। तो इसके इसके कारण से कभी कैदी की तबीयत खराब हो गई, कभी वकील नहीं आया, तरह तरह के रीजन हो जाते हैं ना, उसके कारण से डिले होते जाता है केस नॉर्मली तो। और कई बार जज जो है वो केस को स्टडी करने के लिए थोड़ा सा आगे कर देते हैं कि भाई मेरे को थोड़ा सा और टाइम दो, इसको पढ़ना पड़ेगा मुझे, कौन सी धारा सबूत को देखना पड़ेगा। क्योंकि जो कानून होता है वो सबूतों पे काम करता है, सामने नहीं देखता है, उसकी आंखें बंद है, वो केवल सबूत देख रहा है, सबूत है कि नहीं है, सबूत काफी है कि नहीं है, और उसके आधार पर न्याय दे रहा होता है। अब वो सबूत पक्ष में भी हो सकते हैं, विपक्ष में भी। और किसी को कोई डाउट? कहाँ से कहाँ आ गए भैया? कल की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर, हाँ ठीक, अरे यार मैं डालना भूल गया। चलो ठीक है, मैं डाल दूंगा कंफर्म, अभी जस्ट डाल देता हूँ। और किसी को कुछ डाउट नहीं है? तो चैप्टर तो आप पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि 7-5 हो गया है। भैया हम्म। जैसे आपने बताया कार्यपालिका में राज्य सरकार की जो सदन बैठती मतलब रहती है वो राज्य की राजधानी में रहती है। वैसे लोकसभा की कहाँ रहती है? देश की राजधानी में, क्योंकि वो देश का काम कर रहा है तो देश की राजधानी में होगी वो। देश की राजधानी अभी कौन सी है? दिल्ली, नई दिल्ली। न्यू दिल्ली। दिल्ली नहीं, न्यू दिल्ली। पुरानी दिल्ली जो है वो केंद्रीय वो है, राज्य, और नई दिल्ली जो है वो राजधानी। दोनों की परिभाषा अलग अलग है। नई भैया दिल्ली, न्यू दिल्ली। हाँ ऋषि। भैया अगर है ना वो राजधानी चेंज हुई तो फिर नई बनाना पड़ेगी। नहीं, कई बार ऐसा नहीं होता क्योंकि अभी मामला चल रहा है राजधानी चेंज होने का, लेकिन मतलब ऐसी हवा में है, कोई ठोस आधार नहीं है उसका। लेकिन यदि राजधानी चेंज होती है तो चांसेस हैं, क्योंकि फिर नहीं तो इधर उधर बहुत ज्यादा वो हो जाती है, चांसेस है वहां पर नई पार्लियामेंट बनाना पड़ेगी। बिल्कुल, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि होना ही चाहिए वहीं पर, ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा रहता है क्योंकि फिर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वहां बैठ रहे होंगे। वो राजधानी मतलब ही क्या रहेगी? अगर वहां पर राजधानी बोल दिया कि हमारी राजधानी जो है वो रहेगी, सतना रहेगी,
और वहां प्रधानमंत्री कुछ है ही नहीं, नाम के लिए राजधानी है और काम पूरा दिल्ली में हो रहा है, तो फिर मतलब नहीं रहेगा ना, पूरे कार्यालय बिल्कुल शिफ्ट करना पड़ेंगे वहां पर, है ना। लेकिन कुछ ऑफिस जो है वो रह भी सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि होना ही चाहिए, टाइम लग सकता है, बना सकते हैं, लेकिन हाँ भविष्य में बिल्कुल उधर ऑफिस धीरे धीरे ट्रांसफर करना पड़ेंगे, बिल्कुल सही पॉइंट है, करना पड़ेंगे ट्रांसफर, राजधानी चेंज होती है तो। चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट सही हो गए होंगे आपके, न्यायालय भी समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा ये ज्यादा नहीं है न्यायालय। हाँ, इसमें शपथ देने के लिए क्वेश्चन जरूर आते हैं कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति। फिर राष्ट्रपति को कौन दिलवाता होगा, प्रधानमंत्री। नहीं, राष्ट्रपति को जो है तो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश रहता है, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब हिंदी में क्या हो जाएगा, भारतीय मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई बोलते हैं शॉर्ट में। तो वो दिलवाता है राष्ट्रपति को शपथ, और प्रधानमंत्री को कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति। और फिर सीजेआई को कौन दिलवाता होगा, तो सीजेआई को जो है वो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। यहाँ इधर थोड़ा सा वो है, राष्ट्रपति कौन दिलवाएगा, सीजेआई। सीजेआई को कौन दिलवाएगा, राष्ट्रपति। अब ये मत पूछना कि दोनों एक साथ बन रहा है तो फिर दोनों को कौन दिलवाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, पहले या तो राष्ट्रपति चेंज हो जाते हैं, आगे पीछे होता है, एक साथ दोनों नहीं होते हैं। अभी कौन है, आंसर दो भाई, सीजेआई कौन है अभी के, खुशी। भैया कोई महिला है ना? बहुत अच्छे, सीजेआई भारत की मुख्य न्यायाधीश नहीं। अरे भैया मैंने पढ़ा है ऐसा। नहीं, पहली बार सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है वो, जज बनी है, सीजेआई नहीं है, मुख्य न्यायाधीश नहीं है वो, सीजेआई एक होता है, जज बहुत सारे होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अभी के कौन है, राष्ट्रपति तो जाहिर सी बात है पता ही होंगे। सीजेआई अभी कुछ जस्ट दिन चेंज हुए हैं, उसके पहले शायद अभी जस्टिस बोबड़े हैं, सीजेआई ऑफ इंडिया, एन बी रमन्ना। इसके पहले जस्ट जो थे वो जस्टिस बोबड़े थे, अभी एन बी रमन्ना है। कौन से, 48वें सीजेआई हैं भारत के, एन वी रमन्ना। कब से हैं, 24 अप्रैल 2021, जस्ट अभी कुछ महीने चेंज हुए हैं, बोला ना मैंने। इसके पहले जो थे वो बोबड़े थे, उसके पहले गांगुली, जस्टिस गांगुली थे। थोड़ा बहुत तो पता है मेरे को, इतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत तो पता है। यार लिस्ट कहाँ गई इसकी, लिस्ट क्यों नहीं है। लिस्ट नहीं है यार, चलो खैर ठीक है, कहीं पानी बगर रहा है बहुत ज्यादा। पुराने से क्या करना है तुमको, एन बी रमन्ना याद रखो अभी। मेरे को तो काम है ना यार, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वाह काय के क्वेश्चन पेपर भाई, प्रीवियस सीजीआई लिस्ट, प्रीवियस नहीं, हाँ फॉर्मर यूज किया जाता है इनके लिए, फॉर्मर सीजीआई। अभी एन बी रमन्ना है, अरे इतने एच जे कानिया पहले सुप्रीम कोर्ट के 1950 में थे, 26 जनवरी 1950 में एच जे कानिया। फिर पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद महाजन, बहुत पुराने हैं यार ये लोग तो। अभी के कौन है, शरद अरविंद बोबड़े, इनके बाद अभी एन बी रमन्ना आ गए हैं, 48। 46 थे रंजन गोगोई, उसके पहले दीपक मिश्रा, जगदीश सिंह खेकर, टी एस ठाकुर। महिला अभी तक कोई भी नहीं रही है सीजीआई, अभी तक भारतीय इतिहास में सीजीआई कोई भी महिला नहीं बनी है, ये हिस्ट्री बनना बाकी है, और शायद चांसेस हैं बहुत जल्दी, बहुत जल्दी तो नहीं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत 10-15 साल। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअली एक प्रमुख जज होता है जिसको हम सीजीआई बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जजेस जरूर होते हैं बहुत सारे। तो अभी पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट में चूज की गई हैं, ये पूरे जजेस के नाम है, अभी तक इतने सारे जज हो चुके हैं, तो 177 जज जो है वो हो चुके हैं। लिस्ट ऑफ सिटिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सिटिंग जज मतलब अभी जज जो हैं उनकी, एन बी रमन्ना चीफ जस्टिस हैं, तो उसके बाद यू ललित हैं, अजय मानिक राव हैं, धन, तो यहाँ पर जो है आपको महिला का नाम दिखेगा,
इंदिरा बनर्जी ये पहली फीमेल जज होंगी भारत की, जज नॉट सीजेआई। सीजेआई एक होते, इतने सारे सुप्रीम कोर्ट में जज हैं अभी वर्तमान में, 32 जज हैं टोटल, है ना। और जिसमें से केवल एक है, अरे बेला त्रिवेदी भी तो है फीमेल, एक ये हिमा कोहली ये भी है अभी। तो इसमें महिलाओं की संख्या अब थोड़ी सी ज्यादा हुई है, इसके कारण से ही लोग बाग बोल रहे थे अब चांसेस है सीजेआई बहुत जल्दी इंदिरा बनर्जी तो हो सकता हो। इनके बारे में क्या लिखा हुआ है, इज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, 8 फीमेल जज इन द हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 8 फीमेल जज। भाई पहली कौन होंगी फिर, 8, ये तो 8वें नंबर की है, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम, ये क्योंकि पूछा जाता है ना। फातिमा बीवी पहली थी, फिर सुजाता मनोहर, रोमाबाल, अभी तक जो है वो कितनी बन चुकी है, फातिमा बीवी थी 1889 में, और अभी जो है ये लेटेस्ट में चल रही हैं 4, इंदिरा बनर्जी, हिमा कोहली, बेला त्रिवेदी, बीबी नागरंदा, 4 पहली बार मेरे ख्याल से पहली बार जो है वो। और ऐसा माना जा रहा है अज्यूम टू बी फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2027, हो सकता है 2027 में बीवी नागरत्ना जो है वो भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। क्यों ऐसा तय कर दिया गया, क्योंकि इनका रोस्टर पहले से तय होता है, कौन की सेवा कब हुई और इनकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है। कई जजेस रिटायर हो जाते हैं सीजीआई बनने से पहले, प्रमोशन मिलने से पहले, तो अगर इनकी एज बाकी रहती है उसके हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है, तो ऐसा माना जा रहा है कि 2027 में भारत को पहली महिला जज मिलेंगी। अब वो उस टाइम की कंडीशन क्या होती है वो उस पर डिपेंड करता है। आज के लिए इतना ही, बच्चे जा चुके हैं ऑलरेडी। कल मिलेंगे, कल है क्लास, कल मिलेंगे। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव। आई होप कुछ नया सीखा होगा। भैया कल 10 जय बजे आने ना। गुरुदेव।